आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय रुपया है वो लगातार गिर रहा है। तो जो इंडियन रुपी जो गिर रहा है उसके बारे में सारे डायमेंशंस जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो देखिए, आप लिखते जाइए कि व्हाई द रुपीज हैज फॉलन एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब जो रुपया गिर रहा है उसके क्या प्रभाव होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो डॉलर है, एक डॉलर है और ये रुपया है, मतलब एक डॉलर के बराबर ये 81 रुपए है। ठीक है, समझिए आप कि अगर आप बैंक के पास जाएंगे कि मेरे पास एक डॉलर है तो बैंक आपको 81 रुपए दे देगा, मतलब ये एक्सचेंज रेट है। अगर आप 81 रुपए लेके जाएंगे तो आपको एक डॉलर मिलेगा, ये एक्सचेंज रेट है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में विनिमय दर। तो ये जो विनिमय दर है, तो भारत की जो करेंसी वैल्यू क्या है एक डॉलर के मुकाबले कितना है, 81 रुपीज। ठीक है, अब अगर समझ लीजिए कि मान लिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं समझा देता हूं आपको कि मान लिया यहाँ पे लिख देता हूं मैं 70 रुपए, मान लिया 70 रुपए लिख देता हूं। तो मतलब अगर हमें एक डॉलर लेना है, एक्सचेंज करना है, तो हमें 70 रुपए देने होंगे। ठीक है, और अभी क्या है, अभी अगर हमें एक डॉलर देंगे तो हमें कितना मिलेगा एक्सचेंज में, 81 रुपए मिलेंगे। तो ये समझिए आप कि एक डॉलर के मुकाबले क्या चीजें चल रही हैं। आप समझते जाइए, चीजें आपको खुद समझ में आएंगी। अब यहाँ पे ये है कि अगर मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया ऐसा होता है कि रुपया जो है डेप्रिशिएट करता है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य जो है वो कम होता है। तो देखिए यहाँ पे रुपया गिर रहा है। रुपया गिर कैसे रहा है, रुपया ऐसे गिर रहा है। देखिए पहले 70 था, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि पहले अगर वो 70 था एक्सचेंज रेट में, लेकिन अब 81 मिल रहा है, 81 रुपए मिल रहे हैं एक डॉलर में, मतलब रुपया हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। रुपया हमको ज्यादा देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रुपये का मूल्य गिर गया है, रुपया कम हो गया है। तो ये जो स्थिति होती जा रही है, इसके परिणाम क्या होते हैं, क्या इम्पैक्ट होंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको ये समझाया कि ये मुद्रा क्या हो रही है, भारतीय रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, रुपया गिर रहा है। अच्छा, क्यों गिर रहा है रुपया? रुपया इसलिए गिर रहा है, पहला कारण तो ये है कि जो यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, राइट, यूएस फेडरल रिजर्व का मतलब क्या हो गया कि जिस प्रकार से भारत के में एक जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी प्रकार से जो सेंट्रल बैंक है यूएस की, उसे हम कहते हैं यूएस फेडरल रिजर्व। तो जो यूएस फेडरल रिजर्व है, जिसे हम फेड कहते हैं, इसने क्या किया है, इसने अभी जो है वो ब्याज दरें बढ़ा दी है, ब्याज दरें बढ़ा दी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। ठीक है, अब बढ़ा दिया तो इससे क्या फर्क पड़ा है वो हम समझेंगे। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, क्यों बढ़ा है इंटरेस्ट रेट? देखिए ऐसा होता है कि जब हमारी जेब में ज्यादा पैसा हो तो हम ज्यादा खर्चा करते हैं, और ज्यादा लिक्विडिटी जब होगी, ज्यादा तरलता होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। अब ज्यादा खर्चा करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। अब जब मांग बढ़ जाएगी तो फिर चीजें महंगी हो जाएंगी। महंगी हो जाएगी का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, फूड जो है उसके दाम बढ़ गए हैं, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, तो से प्राइसेस बहुत हाइक हो गए हैं। तो जो इन्फ्लेशन की समस्या है ये पूरी दुनिया में है इस समय, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही इन्फ्लेशन जो है अमेरिका में भी हुआ है। तो अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने क्या किया है, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। तो ब्याज दरों से होगा ये कि जब ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी तो ये बैंक क्या करेगी, बैंक के पास आप इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं वहां, तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो जब रिटर्न ज्यादा मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन में, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जो लिक्विडिटी है मार्केट से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब लोगों की जेब से पैसा चला आएगा, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया। भारत में यही काम कौन करता है, आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अब आप बोलोगे सर इससे इसका क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि पूरी दुनिया में, राइट, पूरी दुनिया में चूंकि प्राइस हाइक हो गए हैं, पैसे डीजल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, तो अभी डॉलर जो है, जो हमें पहले देना होता था, अब हमें ज्यादा डॉलर पे करना पड़ रहा है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, चीजें महंगी हो गई हैं, डॉलर की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई है, तो ऐसी कंडीशन में डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। जब डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है तो डॉलर क्या होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। यहाँ पे चीजें आपको समझ में आएंगी। पहला चीज तो आपको यही समझ लेना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है
कि यूएस फेडरल रिजर्व में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए कंट्रोल करने के लिए, क्या, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। भारत में ये काम आरबीआई करती है। भारत क्या करता है, भारत बहुत सारी चीजों का आयात करता है, मतलब मंगाता है भारत। अब जब भारत क्या क्या मंगाता है, फर्टिलाइजर्स मंगाता है, केमिकल्स मंगाता है, भारत जो है कह सकते हैं क्रूड ऑयल मंगाता है, कच्चा तेल मंगाता है। तो बाहर से जब मंगाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमें इसका पेमेंट डॉलर में करना होता है। अब समझिए, हमें इसका पेमेंट डॉलर में करना होता है। अब चीजों के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो हमें क्या हो गया, प्राइस बढ़ गए, मतलब हमें ज्यादा डॉलर की जरूरत है। अब हमें ज्यादा डॉलर की जरूरत है तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो क्या हुआ है, वो बढ़ गया है। इम्पोर्ट बिल हमारा जो आयात बिल है, आयात का मतलब क्या, हमें चीज जो मंगा रहे हैं उनके पैसे हमको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जब हमको पैसे ज्यादा पड़ रहे हैं तो हमको ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है। जब ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है तो डॉलर क्या हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा पॉइंट, रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी उसका एक कारण है, क्योंकि फूड प्राइस बढ़े हैं। वही चीज है कि फूड प्राइस बढ़ गए हैं, फूड प्राइस बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो डॉलर हमको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ये चीज जो आपको समझ में आई, ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ कि भारत में क्या था पहले। भारत में जब 1990 में क्या था, एलपीजी मॉडल आया, मतलब पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी पहले, लेकिन अभी ओपन इकोनॉमी है। एलपीजी मॉडल का मतलब क्या होता है कि भारत जब कह सकते हैं कि हमने जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की जो मॉडल हमने एडॉप्ट किया, तो इससे पहले अगर आप देखेंगे 1990 से पहले, तो हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स था। मतलब जब हम ये एक्सचेंज करते थे तो ये फिक्स रेट था कि उसी दाम, उसी प्राइस में एक्सचेंज रेट फिक्स था, राइट, इसमें चेंजेस नहीं थे, राइट। लेकिन 1993 में क्या हुआ, फिक्स एक्सचेंज रेट को समाप्त कर दिया गया 1993 में। उसके बाद ये फ्लोटिंग बन गया। फ्लोटिंग का मतलब अब जो है मार्केट डिसाइड करेंगे, पहले सरकार डिसाइड करती थी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। 1993 से पहले, 93 में खत्म हो गया। उसके बाद अभी जो फ्लोटिंग रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट डिसाइड करता है ये सारी चीजों को, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है पूरी चीजें। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा जिस चीज की डिमांड होगी, राइट, अब डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो डॉलर मजबूत हो रहा है। आप समझिए इस बात को। तो जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, राइट, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो है डिमांड, डॉलर के प्राइस बढ़ते जाएंगे और मजबूत होता जाएगा, ठीक है। इससे क्या इंपैक्ट होगी, प्रभाव क्या पड़ेगा। भारत में जो एक्सपोर्ट है, राइट, भारत में जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा होंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा क्यों होंगे, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है क्योंकि अब चीजें लोग जो है वो सस्ते में ज्यादा भारत से खरीद पाएंगे। तो इसलिए जो है भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, निर्यात बढ़ेंगे। नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि भारत में चूंकि चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं, हमें ज्यादा डॉलर पे करना पड़ रहा है। जब हमें ज्यादा डॉलर पे करना पड़ रहा है, चीजें महंगी हो रही, कॉस्टली हो रही हैं। जब हम चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, राइट, क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, तो इंपोर्ट जब चीजें क्यों करेंगे और हमें ज्यादा डॉलर देना होगा, ज्यादा पैसा देना होगा, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये इंपोर्ट जो चीजें की जा रही हैं वो महंगी इंपोर्ट की जा रही हैं, पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये इससे क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे रिलेटेड पूरे मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, सारी कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो इसलिए जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे देखिए कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा पैसे दे रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर होंगे भारत के, वो इन्वेस्टर क्या करेंगे, अपना पैसा यहाँ से स्टॉक मार्केट से निकालेंगे, और स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये अमेरिका में जाएगा, राइट। जब अमेरिका में जाएगा ये पैसा यहाँ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट मनी, राइट। तो जो फॉरेन करेंसी है, जो कह सकते हैं फॉरेन फंड्स हैं, वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ, अमेरिका में। क्यों, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है, वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि रुपए की जो वैल्यू होती है इसको कौन डिसाइड करता है। तो भारत में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। 1993 से पहले सरकार डिसाइड करती थी, लेकिन अब ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसके प्राइस ज्यादा होंगे। डॉलर की डिमांड ज्यादा है, उसके प्राइस ज्यादा है, रुपया इसीलिए गिर रहा है। अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मतलब हो गया कि अभी क्या कर सकते हैं, मतलब क्या करना चाहिए। भारत में रुपया गिर रहा है, आरबीआई इसमें काम कर सकती है। आरबीआई क्या काम कर सकती है कि जब डॉलर की ज्यादा जरूरत है तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, आरबीआई क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा डॉलर को मार्केट में सप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा डॉलर को जो है सप्लाई करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर की सप्लाई हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी,
तो रुपया कुछ मजबूत हो सकता है। आरबीआई ऐसा कर सकती है और आरबीआई ऐसा करती है। दूसरे कंट्रीज में करेंसीज के क्या हाल है? यूरो में देखेंगे, यूरो जो है करेंसी यूएई की है, यूरोपीय यूनियन की है, तो यहाँ 12% जो है उसका वैल्यू जो है कम हुआ है। येन की देखेंगे तो 16% उसकी वैल्यू कम हुई है डॉलर के कंपेरिजन में। पाउंड की 15% कम हुई है। युआन की जो है, युआन की भी कम हुई है। युआन मतलब चाइना की जो करेंसी है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना अपनी करेंसी को हमेशा डीवैल्यूएट करके रखता है, कम करके रखता है। वहां सरकार डिसाइड करती है, भारत में सरकार डिसाइड नहीं करती है। लीरा टर्किश जो कह सकते हैं, तुर्की की जो लीरा जो है, वहां की जो करेंसी है 45% तक उसकी वैल्यू गिरी है। इंडिया 6.5%, हम फिर भी ठीक है। देखिए आप, पाकिस्तान 24%। आगे का रास्ता क्या है, क्या होना क्या चाहिए? तो देखिए यहाँ पे जो डोमिनेंस है डॉलर का, राइट, डॉलर के डोमिनेंस को किस तरीके से चीज को निपटा जाए, क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस तो है ही। तो करेंसी स्वैप हम कर सकते हैं। करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है कि हम डॉलर की बजाय, जैसे रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, रूबल और इंडिया का रुपीज जो है उसमें, उसी तरीके से बांग्लादेश के साथ हम टका में कर सकते हैं, सऊदी अरब के साथ कर सकते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा जो है रुपीज में देशों को कन्विंस करें, कंट्रीज को कन्विंस करें कि हमारा जो करेंसी जो स्वैप है वो हो। करेंसी स्वैप का मतलब आपसी करेंसी में, एक दूसरे की करेंसी में समझौता हो और उसी करेंसी में जो है हम व्यापार करें। ये हो सकता है। इंपोर्ट हम क्या करें, जो हमारी इंपोर्ट है जिसमें हमारी विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा जाता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरा, टूरिज्म जो है भारत में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जाए, बढ़ावा दिया जाए टूरिज्म पॉलिसीज को, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा टूरिस्टर इंडिया में आएंगे, टूरिज्म डेवलप होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग डॉलर्स लेके आएंगे और एक्सचेंज करेंगे, तो डॉलर की जो सप्लाई है भारत में बढ़ेगी, इससे भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको संक्षेप में, शॉर्ट में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मैंने आपको बताई हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, और एग्जाम के लिए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, अगर आप क्वेश्चन पेपर लास्ट तक देखेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।